हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, यह टॉपिक हम पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। इस क्लास में हम जानेंगे कि हमारी धरती की शुरुआत कैसे हुई, तैतीस सागर क्या था और कैसे विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। साथ ही हम मानचित्र यानी मैप के जरिए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक जैसी पर्वत श्रृंखलाओं को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाली है, तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। देखिए, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली भौगोलिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप आदि के आधार पर विभाजित करना। किसी भी क्षेत्र को जब हम इन भौगोलिक आकृतियों के आधार पर विभाजित करते हैं ना, कौन कौन सी भौगोलिक आकृतियों के आधार पर, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, द्वीप हो गए, तो जब हम इन भौगोलिक आकृतियों के आधार पर किसी भी क्षेत्र को विभाजित करते हैं तो उसे भौगोलिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, देखिए, भौतिक संरचना एवं धरातल स्वरूप के आधार पर जो हमारा प्यारा देश भारत है, इसको 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भौतिक संरचना एवं धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेश? तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, ठीक है, समुद्र तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो ये 6 के 6 क्या हैं? भारत के 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेश हैं और इन्हीं 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है भारत को। और किस आधार पर? तो भौतिक संरचना एवं धरातल के स्वरूप के आधार पर। धरातल के स्वरूप के आधार का अर्थ क्या है कि भारत का धरातल कैसा है, कैसा उसका स्वरूप है, उसके आधार पर बच्चों इन 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में हमारे प्यारे भारत को डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, और भौगोलिक विभाजन क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। जो भौगोलिक आकृतियां होती है जैसे पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, इनके आधार पर जब हम किसी क्षेत्र को विभाजित करते हैं तो वह उस क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पर हुआ है, ये मैंने आपको बताए थे। तो चलिए एक बार भारत के मैप पर भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। और ये जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, हरा भरा ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहां तक भी, ठीक है, ये बच्चों उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान है। और ये जो आपको हल्के से कलर में यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा हल्के से जो कलर में दिखाई दे रहा है, हल्का सा यहां भी है गुजरात वाले हिस्से में, ये भारत का मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, मरुस्थलीय, यहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, रेत पाई जाती है यहाँ। और ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो आपको यहाँ से शुरू हो जाता है हल्का हल्का यहाँ से, ठीक है, ये समुद्र के किनारे किनारे जो समुद्री तटीय मैदान है ये भी भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत के जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है उसके नीचे जब हम देखते हैं मैप में तो यहाँ समुद्र है। ठीक है, यहाँ समुद्र है, तो भारत में यहाँ पर समुद्रीय तटीय मैदान भी हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भारत की जो ये मुख्य भूमि है, इसके अलावा कुछ द्वीप भी हैं जो भारत का ही हिस्सा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर जो भारत का भौतिक विभाजन है वो 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो कि हमने देख ली, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, भारतीय मरुस्थल, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 6 के 6 हमने भारत के मैप में देख लिए बच्चों। ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये समुद्री तटीय मैदान है और इधर ये द्वीप समूह है। देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो भौगोलिक
वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। जो भारत में मैदानी भाग पाया जाता है, ठीक है, चाहे वो तटीय समुद्र तटीय मैदान हो या उत्तर का विशाल मैदान हो, वह है बच्चों 43.0%, यानी 43% भारत में मैदान पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र जो भारत में पाया जाता है वो पाया जाता है 27.7%। पहाड़ियां जो पाई जाती हैं भारत में वो पाई जाती हैं 18.6%, और पर्वतीय भाग जो भारत में पाया जाता है बच्चों वो पाया जाता है 10.7%। ठीक है, द्वीप समूह को मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि ये काफी कम है, ठीक है, और एग्जाम में इसका क्षेत्रफल कभी पूछा भी नहीं जाता और ये काफी कम है। ठीक है, मैदानी भाग कितना है 43.0%, यानी 43%। पठारी क्षेत्र क्या है, कितना है 27.7% है। पहाड़ियां 18.6% है, और पर्वतीय भाग 10.7% है। अब आप कहोगे पहाड़ी में और पर्वत में ये अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं, ये भाग अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं? देखो पहाड़ी क्या होती है, पहाड़ी या पहाड़ जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, भारत के बीच के हिस्से में या राजस्थान वाले हिस्से में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, तमिलनाडु और केरल वाले हिस्से में भी हमें पहाड़ दिख जाते हैं बच्चों। ठीक है, पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन पर्वत जो होते हैं ना, पर्वतीय भाग यानी जो पर्वत होते हैं वो बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। ठीक है, पहाड़ छोटे होते हैं, पर्वत काफी लंबे होते हैं और काफी इनकी ऊंचाई होती है। पर्वत जो हमें देखने को मिलते हैं वो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी क्या होती है, पहाड़ी ये कह लीजिए पर्वतों का ही, पर्वत का छोटा रूप पहाड़ी होता है, और जो बड़े बड़े विशाल पहाड़ होते हैं उनको पर्वत कहते हैं। ठीक है, और पठार जो होता है, पठार भी ऊंचाई होता है, लेकिन ये ऊपर से जो है ना वो समतल होता है, इस प्रकार होता है। ऊपर से क्या होता है, ऊपर से समतल होता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। ओके 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 ओके, ये अब सेट हो गई ये पीडीएफ आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्गीकरण जो है ना, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो वर्गीकरण है ये आपको याद होना चाहिए। चाहे भारत में कोई भी परीक्षा हो, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, लगभग 250 से 300 मिलियन वर्ष पहले, क्योंकि हमें भारत का क्या पढ़ना है, भौतिक विभाजन पढ़ना है। भारत के भौतिक विभाजन में हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हम हिमालय को पढ़ेंगे। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हिमालय उत्पन्न कैसे हुआ। ठीक है, हिमालय के उत्पन्न होने का क्या कारण था। तो एक बार हम 250 से 300 मिलियन वर्ष पहले चलते हैं और पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्थिति थी वह देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए पृथ्वी के प्रारंभिक समय में सभी महाद्वीप, जितने भी आज 7 महाद्वीप है ना, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, जितने भी महाद्वीप है, सातों के सातों जो महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ ग्रीन कलर में देख सकते हो, ये सभी के सभी महाद्वीप आपस में पृथ्वी पर जुड़े हुए थे लगभग 300 से 350 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, इस एकमात्र विशाल स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता है। आज के समय में इसे क्या कहा जाता है, ये जो सारे के सारे जो महाद्वीप थे जो एक ही जगह जुड़े हुए थे, इन्हें क्या कहा जाता है आज के समय, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया, पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, पेंजिया कहा जाता है। इसी प्रकार समस्त महासागरीय भाग का भाग जो था वो एक साथ था, जिसे पैंथालौसा कहा जाता था। अब देखिए सारे के सारे महाद्वीप एक ही जगह थे, तो ये जो समुद्र है ना वो सारा का सारा भी एक ही है। ठीक है, ये भी एक ही है, तो इसे कहा जाता था बच्चों पैंथालासा। क्या कहा जाता था, पैंथालासा। ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं पैंथालासा। जो महासागरीय भाग था जो एक साथ था, सारा का सारा, डिवाइड नहीं था आज के समय। आज तो जितना समुद्र है ना आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये समुद्र अलग है, ये अलग हो गया, ये हिंद महासागर अलग हो गया, आज अलग अलग है ना। लेकिन उस समय सारा का सारा जो समुद्र था वो आपस में जुड़ा हुआ था और एक दिखाई देता था। ठीक है, एक दिखाई देता था। तो ये जो समस्त महासागरीय भाग था जो कि एक साथ था, इसका नाम क्या था, पैंथालासा था। ठीक है, पैंथालासा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं फिर क्या स्थिति हुई। अब ये जो सारे के सारे जो आज के महाद्वीप हैं, ये जो एक जगह जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा जाता था, एक ही ये भूमि थी।
तो पेंजिया क्या होता है, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, धीरे धीरे टूटने लगता है और दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो पेंजिया जो होता है ना, ये जो पेंजिया है, ठीक है, ठीक है, तो ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है, ये दो भागों में बंटने लगता है, ठीक है। और जब ये पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो इसे जो ऊपर का जो हिस्सा है, उत्तरी भाग वाला जो हिस्सा है इसका, ठीक है, जो उत्तर की ओर हो गया, पेंजिया से टूटकर जो भाग उत्तर की ओर चला गया उसे अंगारा लैंड कहते हैं, और जो भाग पेंजिया से टूटकर दक्षिण में चला गया उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो अंगारा लैंड क्या है, पेंजिया का उत्तरी भाग है, और इसमें आज के उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया शामिल है। जो अंगारा लैंड है ना, ये जो अंगारा लैंड है इसी से टूटकर बने हैं आज का जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है, ये अंगारा लैंड से ही टूटकर बने हैं। वहीं जो गोंडवाना लैंड है ये पेंजिया का दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, पेंजिया का ये दक्षिण वाला भाग है, और इससे बच्चों दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इससे इसे बना है, और अफ्रीका इसी से बना है, ठीक है, अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है वो इसी से बना है, ऑस्ट्रेलिया इसी से बना है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और ये आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ना, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप भी गोंडवाना लैंड से ही निकला है, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, साउथ अमेरिका का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका निकला है, अफ्रीका निकला है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया निकला है बच्चों, ठीक है। वहीं अंगारा लैंड से जो कि पेंजिया का उत्तरी भाग है, इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया निकले हैं, ठीक है। यहां भी लिखा हुआ है, इसमें आज के यानी जो गोंडवाना लैंड है इसमें आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो जलीय क्षेत्र था उसे टैथीज कहा जाता है। ये जो अंगारा लैंड है ना, एक मिनट में इसे साफ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टूट गए और इनके बीच जो सागर था, ठीक है, जो समुद्र था उसे टैथीज सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, टैथीज सागर कहते हैं। ये आप यहां भी देख सकते हैं, ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है और इसे टैथीज सागर कहते हैं। ये पूरा का पूरा यहां तक टैथीज सागर था, ठीक है। होता क्या है, भारत जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहां इंडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंडिया। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना लैंड में भी अफ्रीका का हिस्सा है। और भारत क्या होता है, अफ्रीका से टूटकर धीरे धीरे उत्तर दिशा में अंगारा लैंड की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का विभाजन कैसे होता है, लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी अलग अलग होकर छोटे भागों में टूटने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अंगारा लैंड से ही निकले हैं, उत्तरी अमेरिका निकला है, यूरोप निकला है, एशिया निकला है, और वहीं जो गोंडवाना लैंड है उससे दक्षिण अमेरिका निकला है, अफ्रीका निकला है और ऑस्ट्रेलिया निकला है, ठीक है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी अफ्रीका से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अलग हुआ। ये जो भारत है ना, भारत ये लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से अलग होता है और उत्तर दिशा की ओर गति करने लगता है, ठीक है। और ये जो भारत है ना, ये गति करता करता, देखिए आप इसे यहां देख रहे हैं ना, ये 120 मिलियन के आसपास अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन 100 मिलियन के आसपास ये गति करता हुआ समय के साथ, ठीक है, यहां जाकर अंगारा लैंड वाले महाद्वीप से जा टकराता है, ठीक है। यानी एशिया जो महाद्वीप है उससे भारत जा टकराता है, ठीक है। और ये जो टैथीज सागर है ना, टैथीज सागर देखिए, जो गोंडवाना लैंड है ना, ये भी टैथीज सागर में, यहां से भी बहुत सारी नदियां निकलकर मलबा डालती थी और अंगारा लैंड से भी बहुत सारी नदियां आकर क्या करती थी, मलबा डालती थी। तो जब भारत, ये जो भारतीय प्लेट है ना, ये जब अंगारा लैंड से टकराती है तो वो जो मलबा होता है ना, मलबा, ठीक है, वो मलबा एकदम ऊपर जाएगा। देखिए कोई चीज किसी से टकराएगी और बीच में जो भी चीज है, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा मुलायम है तो वो ऊपर की ओर जाएगी ना। तो ये जो मलबा था ये ऊपर की ओर जाने लगा, जो कि आज का हमारा हिमालय है, ठीक है। और देखिए अंगारा लैंड से भी महाद्वीप अलग अलग हुए हैं, ठीक है, और गोंडवाना लैंड से भी महाद्वीप अलग अलग हुए हैं। तो आप आज का समय का जो पृथ्वी का जो नक्शा है, पूरे विश्व का जो नक्शा है वो इस प्रकार है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये अंगारा लैंड के हिस्सा थे। और ये जो भारत है ना, भारत बाद में
एशिया से जुड़ा है, यानी अंगारा लैंड से जुड़ा है। ये पहले अफ्रीका का भाग था, यानी गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हिमालय का निर्माण। देखिए, जो भारतीय प्लेट है, ये जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने लगती है, मूव करती है, और यूरेशियन प्लेट जो कि अंगारा लैंड का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर में नदियों द्वारा लाया गया मलबा जमा था। प्लेटों की टक्कर से मलबा जो है वो सिकुड़ गया और ऊपर उठने लगा। इन्हीं उठी हुई सिलवटों से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। देखिए, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड का पहले हिस्सा थी, ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है। पहले यहां समझ लीजिए, क्योंकि भारतीय प्लेट अलग है, यूरेशियन प्लेट अलग है, बीच में 33 सागर है। भारतीय प्लेट से भी नदी के द्वारा क्या लाया जाता है, यहां मलबा डाला जाता है 33 सागर में, और यूरेशियन प्लेट से भी नदी के द्वारा यहां मलबा डाला जाता है। अब ये दोनों प्लेट क्या होंगी, आपस में टकराएंगी, और यही मलबा फिर क्या बनेगा, हिमालय पर्वत का रूप ले लेगा। ठीक है, तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी और भारतीय प्लेट ऐसे खिसक के नीचे पहुंच जाएगी। आपने कभी गाड़ी की टक्कर देखी है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में हुआ। एक प्लेट नीचे पहुंच गई और एक जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके ऊपर चढ़ गई, और बीच में जो 33 सागर में जो मलबा इकट्ठा था वो क्या है, वो हिमालय पर्वत का रूप ले लेता है। यहां आप देख सकते हैं, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और बीच में क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, लेकिन आज के समय में हम हिमालय का विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, वही पॉइंट हम देखेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो हिमालय का विभाजन हम दो तरीके से करते हैं, एक तो श्रेणियों के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणियां मतलब जो पर्वत श्रेणी होती है इस प्रकार से। ठीक है, पर्वतों की श्रेणी चलती जाती है इस प्रकार। तो एक तो श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर जब हम हिमालयों को देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे, लेकिन जब हम प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का विभाजन करेंगे तो हम पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम श्रेणियों के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हम हिमालय का विभाजन करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, देखिए इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, चाहे आप यहां देख लीजिए, यहां नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, ओके। तो जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, मैं थोड़ा पेन का कलर बदलना चाहूंगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो लाइन है ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये पर्वत का जो सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, तो इसे हम बोलते हैं, हिमालय पर्वत का जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। फिर आता है महान हिमालय। महान हिमालय जो है ना, वो ट्रांस हिमालय के किधर है, दक्षिण में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, दूसरा पेन बदल लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है लघु हिमालय। तो ये यहां पर हो जाएगा लघु हिमालय, और लघु हिमालय के साउथ में है यानी दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांस हिमालय आएगा, उसके बाद महान हिमालय आएगा, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय आएगा, और लघु हिमालय के बाद में बच्चों क्या आएगा, तो लघु हिमालय के बाद में आएगा बच्चों शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण जब हम विभाजन करते हैं तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है हिमालय को। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, महान हिमालय को ही कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अभी इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पंजाब हिमालय और ये भी देख लेते हैं। प्रादेशिक हिमालय, प्रादेशिक विभाजन जब हम हिमालय का करते हैं तो पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक है, देखिए इधर क्या है, इधर है पूर्व। ठीक है, इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर कर लीजिए विभाजन, या ईस्ट से वेस्ट की ओर कर लीजिए।
तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में हम करते हैं। देखिए ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं, इसे डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये आपको कुमाऊं हिमालय नजर आ रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेपाल हिमालय है, और नेपाल हिमालय से यहाँ तक का जो हिमालय है वो असम हिमालय है। मैंने अभी शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि आगे हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणियों के आधार पर, हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय को थोड़ा सा डिटेल में तो पढ़कर अवश्य चलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्गीकरण करेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, इनमें। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हिमालय जो पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ना बच्चों वो मोड़दार तथा नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडियन प्लेट है और जो अंगारा लैंड का जो हिस्सा था उसमें जाके टकराई थी, ठीक है। तो ये जो पर्वत है ना, आज भी जो इंडियन प्लेट है वो जोर लगा रही है अंगारा लैंड की साइड में, यानी जो एशिया है उसके साथ तिब्बत की प्लेट समझ लीजिए, तिब्बत की प्लेट में आज भी जोर लगा रही है, जिससे जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण आज भी हो रहा है। तो इसलिए जो हिमालय पर्वत है ना ये बहुत ही नवीनतम यानी नया पर्वत है। तो हिमालय मोड़दार तथा नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण पृथ्वी की परपटी के मोड़ से हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया था, इसका निर्माण पृथ्वी की परपटी के मोड़ से हुआ है। जो हिमालय का क्षेत्रफल है बच्चों वह है 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ओके, लंबाई व चौड़ाई देख लेते हैं। जो हिमालय की लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ से लगभग यहाँ से शुरुआत हो जाती है हिमालय की और यहाँ तक जाता है। तो इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है ना वो 400 किलोमीटर है। हिमालय की जो चौड़ाई है, मतलब ये जो चौड़ाई है, ठीक है, इस प्रकार चौड़ाई हम देख लेंगे तो ये जो चौड़ाई है ये लगभग 400 मीटर है। पूर्व में घटकर ये 160 किलोमीटर रह जाती है। देखिए चौड़ाई जो है ना पश्चिम में 400 किलोमीटर है, सॉरी मैंने पूरे हिमालय की आपको बता दी थी। पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है और पूर्व में जो है ना ये जो हिमालय पर्वत है ये संकरा होता चला जाता है और पूर्व में घटकर जो इसकी चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर रह जाती है। किसकी? हिमालय की, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो इधर जो हमें हिमालय की चौड़ाई नजर आती है ना वो कितनी आती है? वो आती है 400 किलोमीटर, ठीक है। ये जो चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर है, लेकिन धीरे धीरे जब हम पूर्व में बढ़ते हैं तो ये जो चौड़ाई है ये कम रह जाती है, ये लगभग 160 किलोमीटर रह जाती है। यानी हिमालय पर्वत इधर से चौड़ा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड साइड से, और जैसे ही हम पूर्व की ओर आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम वाले हिस्से में आएंगे, सिक्किम साइड में आएंगे, तो हिमालय संकरा होता चल जाता है, आगे से पतला होता चल जाता है, मतलब इधर जो है चौड़ाई घटती चल जाती है, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो लगभग 6000 मीटर है, ठीक है, औसत ऊंचाई। अब किसी पहाड़ी की ऊंचाई 2400 मीटर है, किसी की 3500 है, किसी की 4000 है, किसी की 5000 है, किसी की 6000 है, किसी की 6600 है, किसी की 7000 कुछ है, किसी की 8000 भी है। तो जो औसत ऊंचाई है ना इन सभी पहाड़ियों की, जब हम पर्वतों की ऊंचाई निकालते हैं तो हिमालय की औसत ऊंचाई निकल कर आती है 6000 मीटर। सर्वोच्च जो शिखर है पूरे हिमालय पर्वत का बच्चों वो कौन है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, ठीक है। इसकी जो एवरेस्ट की बात कर रहा हूं यहां पर, इसकी जो ऊंचाई है, अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो मैं 6th 7th 8th क्लास में पढ़ता था तब मैं जब देखता था तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई होती थी, ठीक है। अब भी लगभग इतनी ही है, लेकिन न्यूनतम माप जो कि 2020 में इसकी की गई थी उसके हिसाब से 8848.86 मीटर है। लगभग 1 मीटर की इसमें वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। 8848.86 मीटर। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि बच्चों हिमालय जो है ना वो एक नवीनतम पर्वत है, नया पर्वत है। मैंने बताया कि इंडियन प्लेट अब भी फोर्स लगा रही है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट पर। तो हिमालय का निर्माण अब भी जारी है और एवरेस्ट की चोटी अब भी इसमें निर्माण हो रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है।
हिमालय का जो विस्तार है बच्चों, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो भारत में भी है, नेपाल में भी है, चीन में जो तिब्बत वाला क्षेत्र है जिस पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है उस क्षेत्र में है, नेपाल में है, भूटान तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रेणियों के आधार पर जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के आधार पर करते हैं। तो वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। एक बात मैं आपको अभी बता देता हूं, देखिए ये है पामीर की गांठ। ठीक है, पामीर की गांठ ये तजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तजाकिस्तान में। इसके पश्चिम में हमें हिंदू कुश पर्वत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हिंदू कुश पर्वत देखने को मिलता है जो कि अफगानिस्तान में है। और इसके पूर्व में, ठीक है, हमें कुनकुल की पहाड़ियां या कुनकुल श्रेणी देखने को मिलती है जो कि तिब्बत में है। ठीक है, और इसके हमें बिल्कुल पूर्व में, ठीक है, ये तो थोड़ा सा पूर्व से हटके है, इसके पूर्व में हमें काराकोरम श्रेणी और जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली जो श्रेणी है वो हमें दिखाई देखने को मिलती है। पामीर की गांठ जो है ना बच्चों, एक प्रकार का पठार इसे मान लीजिए, इसे जंक्शन मान लीजिए। इससे इधर को भी श्रेणियां निकल रही हैं, पर्वत की श्रेणियां, इधर को भी पर्वत की श्रेणियां निकल रही हैं, इधर को भी पर्वत की श्रेणियां निकल रही है और उधर को भी पर्वत की श्रेणियां निकल रही है। ठीक है, रशिया साइड में चली जाती हैं फिर। तो ये एक जंक्शन है पर्वत श्रेणियों का जिसे पामीर की गांठ कहा जाता है। ठीक है, और पामीर की गांठ परीक्षाओं में पूछा जाता है। पामीर की गांठ के पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है और पूर्व में कुनकुल पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय की। देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः 4 पर्वत श्रेणियां हैं। 4 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः 4 पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी पर्वत श्रेणियां आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, उत्तराखंड में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो बड़ी बड़ी श्रेणियां हैं वो 4 ही हैं। एक तो काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी और एक कैलाश श्रेणी। ठीक है, हालांकि कैलाश श्रेणी जो है ना बच्चों ये हमारे इंडिया में नहीं आती। ठीक है, इंडिया में नहीं पड़ती है, जबकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ये पूर्ण रूप से भारत में ही पड़ती है। ठीक है, ये काराकोरम, इधर जास्कर श्रेणी है बच्चों, फिर काराकोरम श्रेणी है और फिर लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ती है कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो चलिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी हो या फिर लद्दाख श्रेणी हो या जास्कर श्रेणी हो या कैलाश श्रेणी हो, ये सभी की सभी जो श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए काराकोरम श्रेणी हम देख लेते हैं। इसे काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है बच्चों। पश्चिम में यह पामीर की गांठ से जुड़ी है। पश्चिम में यह पामीर की गांठ से जुड़ी है कौन? काराकोरम श्रेणी। और दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी तक विस्तृत है, यानी कैलाश श्रेणी से ये जुड़ती है। ठीक है, पश्चिम में इसके कैलाश श्रेणी है काराकोरम श्रेणी के, और पूर्व में इसके क्या, पश्चिम में पामीर की गांठ है और दक्षिण पूर्व में इसके कैलाश श्रेणी है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में काराकोरम श्रेणी के कैलाश श्रेणी है और पश्चिम में पामीर की गांठ है, याद रखना। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है जिसे K2 कहा जाता है या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, वो काराकोरम श्रेणी में ही है। काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। हालांकि ये वर्तमान में जो है ना वो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी POK में ये स्थित है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ना K2 की, ठीक है, K2 की गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है और काफी ऊंचाई है इसकी। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन यह POK वाले क्षेत्र में स्थित है। हालांकि जो POK है वो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, लेकिन वो हिंदुस्तान का क्षेत्र है, तो इसलिए भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन ही है। लेकिन जो भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो किसी अन्य देश का जिस पर कब्जा नहीं है, जो पूर्ण रूप से भारत का क्षेत्र है, उसमें अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कंचनजंगा है बच्चों, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में है। K2 को तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये POK में स्थित है, पाकिस्तान का इसके ऊपर कब्जा है। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से जो भारत में है वो कंचनजंगा है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इससे भी ऊंची चोटी K2 है, लेकिन ये
पीओके में स्थित है, यानी पाकिस्तान के वर्तमान में कब्जे में है। काराकोरम श्रेणी में कुछ मुख्य ग्लेशियर भी आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सियाचिन ग्लेशियर के साथ ही साथ हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर, ये सभी के सभी जो ग्लेशियर है ना बच्चों, ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की एक बार यहां छोटी सी जंग हो भी चुकी है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहां सैनिक लगभग 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। ठीक है, यहाँ भारत के जो सैनिक है ना वो 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, और यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम जो श्रेणी है उसी के अंतर्गत आता है बच्चों सियाचिन ग्लेशियर। यह भारत का सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई जो है ना लगभग 76 से 78 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम देखें दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यदि हम जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, क्योंकि वहां पर तो बर्फ जमी रहती है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों, अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों को इग्नोर कर दें, इन्हें छोड़ दें, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 76 से 78 किलोमीटर है। काफी लंबा सियाचिन ग्लेशियर की काफी लंबाई है, और ये दुनिया का दूसरा लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ तो यही लिखा हुआ है जो इधर लिखा हुआ है। नदी स्रोत देख लेते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इससे नुब्रा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये जो नुब्रा नदी है ना, ये आगे चल के श्योक नदी में मिल जाती है। ऑपरेशन मेघदूतम जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर में ही हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूतम हुआ था। ठीक है, ओके। और जब ये ऑपरेशन हुआ था, तो जब ये अभियान चला था ऑपरेशन मेघदूतम, तो इस ग्लेशियर पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हासिल कर लिया था भारतीय सेना ने। पाकिस्तानी आ गए थे, ठीक है, इसको कब्जे में लेने के लिए, लेकिन भारतीय सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था 13 अप्रैल 1984 को, और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से भगा दिया था। अब हम देख लेते हैं बच्चों लद्दाख श्रेणी। ठीक है, अभी हम काराकोरम श्रेणी देख रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख आती है, जास्कर आती है। तो काराकोरम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। ठीक है, यह श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। किधर है? दक्षिण में स्थित है, याद रखना, दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में सिंधु नदी और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख जो श्रेणी है बच्चों, इसके उत्तर में क्या है? सिंधु नदी बहती है, और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के बीच विभाजक का कार्य करती है। जो लद्दाख श्रेणी है ना, ये सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बीच में विभाजक का कार्य करते हैं। यानी अगर यहाँ पर ये लद्दाख श्रेणी है तो सिंधु नदी इधर से आएगी, और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो इधर से निकल के आएंगी। ठीक है, इस श्रेणी में स्थित राकापोसी पर्वत विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। ये आप देख सकते हैं, राकापोसी पर्वत की मैंने फोटो लगाई है। तो राकापोसी जो पर्वत है वो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। और राकापोसी पर्वत जो है ना वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, काराकोरम श्रेणी हमने देख ली, लद्दाख श्रेणी हमने देख ली, जास्कर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी के भी दक्षिण में स्थित है। क्या? जास्कर श्रेणी। इसके उत्तर में लद्दाख श्रेणी और दक्षिण में वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय यानी महान हिमालय, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद में हम महान हिमालय या वृद्ध हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जितनी भी श्रेणी है ना ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। कौन? जास्कर श्रेणी, और इसके उत्तर में लद्दाख श्रेणी तथा दक्षिण में वृद्ध हिमालय है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। यह प्रश्न बन चुका है बच्चों कि सिंधु नदी कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है? तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। सिंधु नदी इन श्रेणियों को काटकर भारत की सबसे गहरी घाटी बनाती है, और इस गहरी घाटी की जो लंबाई है ना वो लगभग 5200 मीटर है। कितनी है? 5200। देखिए मान लीजिए, ओके, मान लीजिए ये जास्कर श्रेणी है,
और ये है लद्दाख श्रेणी। इसके मध्य से बहती है सिंधु नदी। ठीक है, अब सिंधु नदी बहती है तो पानी क्या करता है, मिट्टी को काट के आगे ले जाता है ना। ठीक है, जब सिंधु नदी ने बहना शुरू किया होगा तो घाटी की गहराई इतनी नहीं रही होगी, 5200 मीटर नहीं रही होगी। ठीक है, लेकिन धीरे 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 सिंधु नदी ने क्या किया, यहां से मिट्टी काटनी शुरू की और यहां पर एक घाटी बनती चली गई और वर्तमान में उस घाटी की जो गहराई है वो 5200 मीटर है। ठीक है, 5200 मीटर है। तो सिंधु नदी इन श्रेणियों को काटकर भारत की सबसे गहरी घाटी बनाती है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। यह प्रश्न भी बन चुका है कि कौन सी नदी है जो सबसे गहरी घाटी का निर्माण करती है, तो सिंधु नदी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, ये तिब्बत देश के अंतर्गत आती है। चलिए देख लेते हैं। यह ट्रांस हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है। इसमें स्थित माउंट कैलाश, जो कैलाश पर्वत है, वो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। ठीक है, कैलाश श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है और वर्तमान में यह चीन के नियंत्रण में आता है, क्योंकि तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, तो जो कैलाश श्रेणी है तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो चाइना अथवा तिब्बत के अंतर्गत आती है और कैलाश श्रेणी में ही पड़ता है माउंट कैलाश। ठीक है, माउंट कैलाश जो कि जो सनातन धर्म है तो उसकी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितनी भी श्रेणियां आती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। काराकोरम श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया, लद्दाख श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया, जास्कर श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया और कैलाश श्रेणी के बारे में भी हमने पढ़ लिया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं वृद्ध हिमालय अथवा हिमाद्री हिमालय अथवा सर्वोच्च हिमालय अथवा महान हिमालय के बारे में। ये एक ही हिमालय के नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम है लेकिन एक ही हिमालय के नाम है। वृद्ध हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों बर्फ से ढका रहता है, बर्फ को हिम कहते हैं, इसलिए हिमाद्री हिमालय इसे कहा जाता है। सर्वोच्च हिमालय इसलिए इसे कहा जाता है कि चाहे ट्रांस हिमालय हो, लघु हिमालय हो और या फिर शिवालिक हो, ये सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वोच्च है, इसलिए इसको सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। और महान हिमालय भी इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई के कारण इसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय भी इसे कहा जाता है। महान हिमालय को इंग्लिश में ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है, स्थिति कहाँ है, स्थिति देखिए उत्तर में जो महान हिमालय है ना, इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है और दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय। यहां मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा ट्रांस हिमालय, फिर आएगा महान हिमालय, फिर आएगा लघु हिमालय और बाद में आएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये रहा महान हिमालय बच्चों। महान हिमालय के नॉर्थ में क्या है, ट्रांस हिमालय है और साउथ में क्या है, लघु हिमालय। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब हम आकार व ऊंचाई देख लेते हैं। देखिए इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई, ठीक है, लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई लगभग 150 से 200 किलोमीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय का जो महान हिमालय क्षेत्र है ना, वृद्ध हिमालय क्षेत्र है, हिमाद्री जिसे कहते हैं या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं वृद्ध हिमालय के बारे में थोड़ा और। बंदरपूंछ और कॉमेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, चलिए इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए पीओके में है नंगा पर्वत। ठीक है, पीओके में नंगा पर्वत है और जब हम पश्चिम से, वेस्ट से, ठीक है, और नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं ना, नॉर्थ की नहीं, ईस्ट साइड, ठीक है, ईस्ट साइड, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी हम जम्मू कश्मीर से हिमाचल की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल से उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड से नेपाल की ओर बढ़ते हैं, नेपाल से सिक्किम की ओर बढ़ते हैं, सिक्किम से फिर हम भूटान की ओर बढ़ते हैं, भूटान से फिर हम असम और अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो पीओके में आता है नंगा पर्वत। ठीक है, फिर हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बंदरपूंछ पर्वत हमें देखने को मिलता है, कामेट पर्वत हमें देखने को मिलता है, नंदा देवी पर्वत हमें देखने को मिलता है, और फिर हम एंटर हो जाते हैं नेपाल में। नेपाल में हमें धौलागिरी पर्वत देखने को मिलता है, अन्नपूर्णा पर्वत देखने को मिलता है, मनसालू पर्वत देखने को मिलता है, गौरी शंकर पर्वत देखने को मिलता है, छियू पर्वत देखने को मिलता है, माउंट एवरेस्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
मैकालू पर्वत हमें देखने को मिलता है। फिर हम सिक्किम में आ जाते हैं, यहाँ हमें कंचनजंगा देखने को मिलता है। फिर हम अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं, यहाँ हमें नामचाब्रवा पर्वत देखने को मिलता है। ये सभी के सभी जो पर्वत है बच्चों, ये हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ये जो बंदरपूंछ और कामेट पर्वत है, इसके बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे बड़े बड़े पर्वत भी हमें देखने को मिलता है। बंदरपूंछ और कामेट, ये जो हल्का सा रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं पर है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत। ठीक है, ये रहा माउंट एवरेस्ट। भारत में इसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल में इसे सागर माता बोलते हैं, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा बोलते हैं। यहां डुंगमा हो गया, सॉरी, चोमोलुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत में से चोमोलुंगमा बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चोटियां हम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बता दी, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है। ठीक है, ये कंचनजंगा है, और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है, और ये सिक्किम में है। ठीक है, भारत नेपाल सीमा पर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य प्रमुख चोटी है जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, केदारनाथ भी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है, और मकालू। ठीक है, मकालू, ये सभी के सभी जो पर्वत है ना बच्चों, मकालू जो है ना, ये नेपाल में है। ये सभी के सभी बड़े बड़े जो पर्वत हैं, ये महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महान हिमालय में गंगा नदी का जो उद्गम होता है ना, वो भी महान हिमालय से ही होता है, और यमुना नदी का उद्गम भी महान हिमालय से होता है। यहाँ मुझे आपको प्रमुख हिमनद बताने थे, शायद यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है ना, वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है। वहीं जो यमुना नदी का उद्गम है ना, ये मीलम ग्लेशियर से होता है। ठीक है, मीलम ग्लेशियर से होता है, या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर भी आप कह सकते हैं। मीलम ग्लेशियर से होता है, और यहां से मीलम ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ मुझे आपको प्रमुख हिमनदी बताने थे। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, और ये मीलम ग्लेशियर से इसे कई जगह उत्तराखंड की अगर आप पुस्तकों में देखोगे तो इसे मीलम ग्लेशियर ही लिखा हुआ है, लेकिन कई पुस्तकों में मीलाम ग्लेशियर भी लिखा हुआ है, मीलाम। ठीक है, मीलाम ग्लेशियर। तो मीलाम ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। अब देखिए, महान हिमालय, वृहद हिमालय के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं मध्य या फिर लघु हिमालय के बारे में, जिसे मिडल हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो स्थिति है, यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर महान, फिर मध्य या लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ये क्या है? ये मध्य या लघु हिमालय है। इसके नॉर्थ में क्या है? तो महान हिमालय है, और साउथ में क्या है? तो शिवालिक हिमालय है। ठीक है, यह महान हिमालय के दक्षिण में है। ये महान हिमालय है, हाँ जी, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में महान हिमालय के लगभग समांतर यानी पैरेलल फैला हुआ है। ठीक है, महान हिमालय के समांतर ये चलता है, पैरेलल ये चलता है, और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर है, और जो इसकी औसत ऊंचाई है बच्चों, वो लगभग 4000 मीटर है। ठीक है, तो ये रहा आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसे बोलते हैं। और इसकी क्या विशेषता है कि इसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहते हैं, मध्य हिमालय को धौलाधार कहते हैं। उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा कहते हैं। ठीक है, और नेपाल में इसे महाभारत श्रृंखला कहते हैं। ये देखिए, नाग टिब्बा, पीर पंजाल। ठीक है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर धौलाधार श्रृंखला, ये महाभारत लिखा हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रृंखला कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रृंखला कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा श्रृंखला कहते हैं, और नेपाल में मध्य या लघु हिमालय को महाभारत श्रृंखला कहते हैं बच्चों। ठीक है, मध्य या लघु हिमालय की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच कई सुंदर घाटियां यानी वैलीज स्थित है बच्चों। कौन कौन सी? कश्मीर, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी। कश्मीर जो घाटी है, ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित है, याद रखना। ठीक है, कश्मीर घाटी पीर पंजाल रेंज में स्थित है।
कुल्लू घाटी जो है ये महान हिमालय और धौलाधार रेंज के बीच स्थित है हिमाचल प्रदेश में। वहीं काठमांडू घाटी महान हिमालय और महाभारत रेंज के बीच नेपाल में स्थित है। और कांगड़ा जो घाटी है ये धौलाधार रेंज की तलहटी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा जो घाटी है ना, धौलाधार जो रेंज है यानी जो हिमाचल का जो मध्य हिमालय है उसकी तलहटी में ये स्थित है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मध्य या लघु हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। चाहे आप बात कर लीजिए जम्मू एंड कश्मीर की, चाहे बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश की, चाहे बात कर लीजिए उत्तराखंड की, या फिर नेपाल की, या फिर पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। मिडिल जो हिमालय है यानी मध्य या लघु हिमालय है, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, कसोल, ये सभी के सभी बच्चों मध्य या लघु हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक है। वहीं उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा और भी बहुत सारे हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, ये सभी के सभी मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग, ये भी मध्य या लघु हिमालय में ही स्थित है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर। ठीक है, परिचय देख लेते हैं। देखिए, शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी एवं सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है ना, यह सबसे नया पर्वत है और इसमें कई सारी श्रृंखला है, जैसे ट्रांस हिमालय, जैसे महान हिमालय, जैसे लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है ना बच्चों, ये सबसे नया है। इन सभी श्रृंखलाओं में सबसे नया कौन है? तो वो शिवालिक हिमालय है। यह लघु हिमालय और मैदानी भाग के बीच में स्थित है। ऊंचाई इसकी जो है वो 1000 मीटर है। देखिए, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में फिर क्या आ जाते हैं? मैदान आ जाते हैं। ठीक है। और शिवालिक हिमालय के नॉर्थ में यानी उत्तर में क्या है? लघु हिमालय। ठीक है। यहाँ अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं और ये जो मैदान है ना, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच बीच में पाए जाते हैं, बीच में। ठीक है। जैसे ये श्रेणी है, ये श्रेणी है शिवालिक की। ठीक है। और ये श्रेणी है मध्य हिमालय की। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो ये आपस में मिले रहते हैं, लेकिन कई कई जगह हिमालय में क्या होता है, जो ये बीच का एरिया है ना, ये खाली पड़ा रहता है। ठीक है, खाली रहता है और इसमें हरे भरे घास के मैदान होते हैं। तो यहाँ ये शिवालिक के ज्यादा पास में है, तो यहाँ अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और वेस्ट में, हिमालय के वेस्ट में, पश्चिम में इन्हें दून कहा जाता है और ईस्ट में, हिमालय के ईस्ट में इन्हें द्वार कहा जाता है। वैसे हम अगर देखें तो उत्तराखंड के पश्चिम में, उत्तराखंड का जो पश्चिम हिमालय है उसमें इन्हें दून कहा जाता है और उत्तराखंड के ईस्ट हिमालय में यानी पूर्वी हिमालय में इन्हें द्वार कहा जाता है। प्रमुख दून और द्वार देख लेते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये दून है और ये उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी हिमालय में। प्रसिद्ध द्वार, हरिद्वार को छोड़ दीजिए, हरिद्वार नहीं, कोट द्वार। ठीक है, कोट द्वार। ठीक है, कोट द्वार। कोट द्वार उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। ठीक है। हरिद्वार, ये द्वार का जो नाम यहाँ हरिद्वार आया है, ये द्वार का अर्थ आया है रास्ते के रूप में। ठीक है, रास्ते के रूप में। हालांकि कोटद्वार में भी रास्ते के रूप में ही, लेकिन कोटद्वार में हमें हरे भरे मैदान मिलते हैं और ये हमें शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच में देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में है, फिर उसके दक्षिण में है व्रत हिमालय, व्रत हिमालय के दक्षिण में है मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय बच्चों। ठीक है, ओके। ट्रांस हिमालय और व्रत हिमालय के बीच में जो रेखा इन्हें विभाजित करती है उन्हें सचर जोन कहते हैं। व्रत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो रेखा है जो इन्हें विभाजित करती है, अलग करती है, डिवाइड करती है, उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो रेखा अलग करती है उसे कहते हैं मेन सीमांत दर्रा। इन्हें याद कर लेना, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है और प्रश्न आते ही रहते हैं इनसे संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि हम दो तरीके से हिमालय का विभाजन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, एक श्रेणी के आधार पर, वो हमने देख लिया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हमने चारों देख लेना। अब हम प्रादेशिक हिमालय के आधार पर विभाजन करेंगे। कश्मीर हिमालय देखेंगे, कुमाऊं हिमालय देखेंगे, नेपाल हिमालय देखेंगे, असम हिमालय हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम देख लेते हैं। देखें, यहां पहले हम देख लेते हैं, फिर मैप में समझेंगे। जो कश्मीर हिमालय है ना,
कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय कहते हैं, ये याद रख लेना आप, ठीक है। ये जो पंजाब हिमालय लिखा हुआ है ये कश्मीर हिमालय ही लिखा हुआ है, ऐसा समझो, ठीक है। कश्मीर हिमालय, और ये जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है ना नदियों के आधार पर किया है, सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय है। देखिए ये सिंधु नदी निकल रही है ये, ठीक है, यहां से लेकर और यहां लगभग सतलज नदी निकलती है यहां, तो इसके मध्य में जो हिमालय है, ठीक है, इसके मध्य में जो ये हिमालय है ये बच्चों कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय को देख लेते हैं। कुमाऊं जो हिमालय है बच्चों, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जी। कुमाऊं जो हिमालय है ये सतलज और काली नदी के मध्य है, ठीक है, सतलज और काली नदी के मध्य है। देखिए ये सतलज नदी मैंने यहाँ बताई थी ना आपको, सतलज नदी, और यहाँ पर बहती है काली नदी। काली नदी जो है ना ये उत्तराखंड और नेपाल के मध्य से होकर बहती है, यानी जो काली नदी है वो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती हुई चलती है। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो एरिया है ना, और इस क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय को कहते हैं बच्चों कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच में है कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। वही काली और तिस्ता, ये काली नदी मैंने यहाँ बताई है और तिस्ता नदी बहती है यहाँ पर, तो काली और तिस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय, ठीक है। काली और तिस्ता नदी के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय है बच्चों। और तिस्ता और दिहांग, दिहांग कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, तिस्ता और ये जो दिहांग नदी है, यहाँ पर है दिहांग नदी, तो इसके बीच में जो ये हिमालय है इसे कहते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो नदी घाटी के आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण या विभाजन किया है और इसे कहते हैं हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। तो याद रखना बच्चों, सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय है वो कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, काली और तिस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय है, और तिस्ता और दिहांग के मध्य में असम हिमालय है। कश्मीर हिमालय की लंबाई जो है 560 किलोमीटर है, कुमाऊं हिमालय की सबसे कम लंबाई है 320 किलोमीटर है, नेपाल की सबसे ज़्यादा है 800 किलोमीटर है, और असम हिमालय की 720 किलोमीटर लंबाई है बच्चों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कश्मीर हिमालय के बारे में। देखिए कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का वह भाग है जो सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है, और लंबाई मैंने बता दिया था आपको 560 किलोमीटर है, ठीक है। किसकी? तो कश्मीर हिमालय की। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत निम्न पर्वत श्रेणियां आती हैं। काराकोरम श्रेणी हमने पढ़ लिया, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, ठीक है। ये सभी की सभी जो श्रेणियां आती हैं वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कश्मीर हिमालय की घाटियां झीलों के अवसादों से बनी है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। जो कश्मीर हिमालय की जो घाटियां हैं ना वो झीलों के अवसादों के कारण से बनी है। इन घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये जो झील है ना कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो घाटियां हैं, ये जो घाटियां हैं इन घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ केसर की खेती की जाती है। केसर को जाफरान भी बोला जाता है, ठीक है, सैफ्रॉन भी बोला जाता है, ठीक है। तो केसर की आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है इन घाटियों की, तो यहाँ पर जाफरान यानी केसर की खेती की जाती है। अब हम देख लेते हैं कुमाऊं हिमालय बच्चों, ठीक है। सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का जो भाग है इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का जो हिमालय का भाग है उसे क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य है और इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः नेपाल में है, नेपाल में ही है। नेपाल हिमालय जो है वो नेपाल में स्थित है और इसकी लंबाई सर्वाधिक है 800 किलोमीटर है और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी में है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हालांकि जो कंचनजंगा है वो भारत में स्थित है लेकिन आती नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। असम हिमालय हम देख लेते हैं। तिस्ता नदी से दिहांग नदी, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है, तो तिस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य है असम हिमालय और इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 720 किलोमीटर है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपके ये समझ में आई होगी पूरी क्लास। अगर आपको कोई भी दिक्कत है और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो मुझे कमेंट कर देना, और यदि आप इसे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये YouTube पर भी जाएगी, तो कमेंट कर देना।
और यदि एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, कोई भी आपको समस्या हो, कन्फ्यूजन हो, तो मुझे पर्सनली एप्लीकेशन में ही चैट बॉक्स में, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।